नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ पार्ट है। और हम इसलिए इस हिस्से को एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हिस्से को कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें हमने एक चीज महसूस की कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल नए बने हैं। और मैं बार बार कहता हूं, वो चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या जीआईसी का दे रहे हो, केवीएस एनवीएस किसी का भी दे रहे हो, तो 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम से माइग्रेट करके लाए जाते हैं। और कम से कम 50 से 60 70% तक भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए बनाए जाते हैं। तो चूंकि नए क्वेश्चन है और बहुत उम्दा है और इनका जो जटिलता लेवल है वो काफी उच्च कोटि की जटिलता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी काफी है, तो इसलिए इन प्रश्नों को हमें देखना चाहिए। इन फ्यूचर में होने वाले एग्जाम है, जैसे कि टीजीटी का अगर एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी का देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चूंकि ये पेपर एमपीपीएससी का है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो पेपर हुआ था वह मूल पेपर है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ये हमारा पार्ट तीसरा है। आज हम 62 या 63 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बता दूं कि आप वीडियो इसकी मत करिएगा। देखिए, सिलेक्शन जो अगर लेना है तो आपको नए नए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसका डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में मिले और तब आप समझ ही ना पाओ कि हम आंसर क्या करें। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, पेन ले लें, हाँ ये ले लेते हैं। 63 नंबर, विच डीएनए डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड। कहता है वह डीएनए जो कि डैमेज हो जाता है और कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म। कहता है जो रिवर्सल मैकेनिज्म के द्वारा रिपेयर नहीं होता है वह क्या है। तो कहता है साइक्लोब्यूटेन pyrimidine डाइमर्स, या ए प्यूरिन एंड ए pyrimidine साइट्स, या रिपेयर ऑफ निक्स, या रिपेयर ऑफ एल्कलेटेड बेसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? ए प्यूरिनिक एंड ए pyrimidinic साइट्स। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उम्दा और बिल्कुल नया क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कठिन लेवल का ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, विच आरएनए, ध्यान रखिएगा, विच आर आरएनए, चूंकि हम लोग आरएनए 3 प्रकार के पढ़ते हैं, आर आरएनए पढ़ते हैं और एम आरएनए पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, और टी आरएनए पढ़ते हैं, यही तो आरएनए पढ़ते हैं। तो उनमें से आर राइबोसोमल आरएनए, चूंकि आर आरएनए का यहाँ मतलब क्या है, राइबोसोमल आरएनए से, तो कहता है राइबोसोमल आरएनए शोज इनविटेशन एक्टिविटीज, मतलब वो प्रतिबंधित करने वाली एक्टिविटीज ऑफ द पेप्टाइडल ट्रांसफरेसेस। कहता है इनमें से आर आरएनए वो कौन सा है जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेसेस को इनहिबिट करता है या रोकता है या उसकी क्रियाविधि को निषेध करता है। वह आर आरएनए कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। वो है 23 एस आर आरएनए। ध्यान रखिएगा कौन सा है, 23 एस आर आरएनए। तो 64 का कौन सा सही करेंगे? 23 एस आर आरएनए जो है यह प्राय आरएनए वह है जो इनविटेशन एक्टिविटी दिखाता है या निषेध करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेसेस को निषेध या रोकने का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बताता हूं, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए, जॉब भी कर रहा हूं। तो मैंने एक अनुभव किया कि अगर आप में लालसा है, यदि आप केवल हलवा क्वेश्चन देखना पसंद करते हैं जो आप सॉल्व कर लें, तो आप ये समझते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होता है। क्योंकि 10 से 15 20 क्वेश्चन तक ऐसे हर एग्जाम में आते हैं जो कि कठिन होते हैं, जो आप तुक्का लगा के आते हैं और बाय डिफॉल्ट सही हो जाते हैं, चयन हो जाता है। तो आपको कठिन प्रश्नों पे ज्यादा टारगेट करना है। सिंपल वाले तो आपको आते हैं, आप पहली नजर में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो नए नए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? तो पहला रूल होता है कि आप ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और वो बॉटनी जूलॉजी का, इवन वो चाहे पीसीएस का हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, किसी का भी आप सॉल्व जरूर करें। इससे क्या होगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन अगर आपने ज्यादा सही कर दिए, पता लगा आपका सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द आरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक जीन इज। कहता है द आरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होता है इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। जो इंट्रॉन्स होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, तो कहता है इंट्रॉन्स को, यूकैरियोटिक जीन्स के इंट्रॉन्स को जो रिमूव करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल, उनको क्या कहते हैं? कहता है एम आरएनए कहते हैं, या एस एन ओ आरएनए कहते हैं, या एम आई आरएनए कहते हैं, या एस एन आरएनए कहते हैं। तो ये कौन सा आरएनए होता है? तो 65 का हम कौन सा सही करेंगे? डी, एस एन आरएनए के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपसे फिर कहते हैं, हमें मजाक में मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसे बहुत सारा डाटा है जो बिल्कुल नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसइंटिग्रेटेस इथनोफार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। कहता है इथनोफार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी को किस प्रकार से हम विभेदित कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं? इथनोफार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो ऑप्शन क्या है? इथनोफार्माकोलॉजी फोकसेस ऑन द derivatives and natural drugs while the pharmacology studies natural remedies। फिर कहता है इथनोफार्माकोलॉजी considers the cultural context of plant used in medicine। तो ऑप्शन हम इसका सही क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन सही करेंगे कौन सा? तो इसका ऑप्शन करेंगे बी, इथनोफार्माकोलॉजिकल considers the cultural context of the plant used in the medicine। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 67 पे, इन एंशियंट इंडिया न्यूमेरस यूजफुल प्लांट आर मेंशन्ड इन। कहता है जो एंशियंट इंडिया है, न्यूमेरस यूजफुल प्लांट्स आर मेंशन्ड। बहुत सारे जो हमारा प्राचीन भारत है, तो उसके जो प्लांट है, जो लाभदायक प्लांट है, वो किसमें अंकित है? चरक संहिता, आप सब जानते हैं, ये किताबें लिखी गई हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अस्थंगा, हरिद्या संहिता। तो इनमें क्या होगा? इन सभी किताबों में प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंस है या यूजफुल कैरेक्टर्स है, इन सभी किताबों में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फॉल्कलोरी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉल्कोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फॉल्कलोरी। क्या होता है? फॉल्क आप सब जानते हैं, फॉल्क का मतलब हमारे सभी से आता है, हमारा जो पहचान है या हमारा संस्कृति बोल सकते हैं, संस्कृति है, उसमें सॉन्ग्स भी आते हैं, टेल्स भी आते हैं, प्रोवर्ब्स भी आते हैं, तो हम लगाएंगे डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एनबी पीजीआर सिचुएटेड एट, एनबी पीजीआर जो है, जो नेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है, वो कहाँ सिचुएटेड है या कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो 69 का अगर हम सही करेंगे तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। एनबी पीजीआर जो इंस्टीट्यूट है, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट इन इंडिया। कहता है इनमें से कितने एथनिक ग्रुप हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। देखिए ये जो क्वेश्चन है इथनोबॉटनी से, आप इथनोबॉटनी पढ़े होंगे, तो इथनोबॉटनी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एथनिक ग्रुप एग्जिस्ट इन इंडिया, कितने ग्रुप लगभग पाए जाते हैं? तो लगभग 227 ग्रुप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोजेंस इज प्रेजेंट इन द रूट्स बट नॉट ऑन द शूट्स। कहता है जो हिस्टोजेंस, आप पढ़े होंगे हिस्टोजन थ्योरी वगैरह, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोजेंस इज प्रेजेंट इन रूट। रूट में तो पाए जाते हैं मगर सूट में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया? ये आपका एनाटॉमी से पूछा गया। कौन सी एनाटॉमी? प्लांट एनाटॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया। कहता डर्मेटोजन, कैलेप्ट्रोजन, पेरिब्लेम या प्लूरोम। सही आंसर क्या करेंगे? तो 71 का होगा बी, कैलेप्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फाइबर इन कार्कोरस कैप्सुलेरिस प्लांट। कहता है कि जो कार्कोरस कैप्सुलेरिस का जो प्लांट होता है, किसका? कार्कोरस
कैप्सुलेरिस का जो प्लांट होता है उसमें जो फाइबर का स्रोत होता है, जो रेसे निकलते हैं, वो किसके होते हैं? वो कहता है जाइलम होता है, या फ्लोयम के होते हैं, या एंडोडर्मिस होते हैं, या एपिडर्मिस। तो वो प्राय फ्लोयम होता है। क्या होता है? फ्लोयम। कार्पोरस जो कैप्सुलेरिस होता है उसमें फ्लोयम होता है। क्या होता है? फ्लोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखा, कॉन्सेंट्रिक जो एम्फीवेसल होता है, एम्फीवेसल का मतलब क्या होता है? जो वेसल्स होती हैं वो चारों ओर होती हैं, और फ्लोयम मध्य में होता है और जाइलम बाहर होता है, ये कहता है। तो इसका सही आंसर क्या? सेंट्री लोकेटेड फ्लोयम एंड सराउंडेड बाय द जाइलम। तो 73 का हम सही क्या करेंगे? ई। आपने जब वेस्कुलर बंडल पढ़ा होगा, वेस्कुलर बंडल जब पढ़े होंगे, बंडल जब टैक्सोनॉमी में पढ़े होंगे, वहां कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल आपने पढ़ा होगा, तो उसका लक्षण क्या होता है कि उसके चारों ओर क्या होता है? जाइलम होता है और बीच में फ्लोयम होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सेंट्रल लोकेटेड फ्लोयम, केंद्र में फ्लोयम पाया जाता है और उसके चारों ओर जाइलम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड और सेकेंडरी जाइलम, कहता है वुड या सेकेंडरी जाइलम इन विच द वेसल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, उनमें जो वेसल्स होती हैं वो समान रूप से फैली रहती है। थ्रू आउट ए ग्रोथ लेयर इज नोन एज, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कहता है स्ट्राइड वुड, रिंग पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड, या नॉन स्ट्राइड वुड, किसके नाम से जानते हैं? 74 का क्या करेंगे? डिफ्यूज पोरस वुड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? डिफ्यूज पोरस वुड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गटेशन। गटेशन क्या होता है? गटेशन जो होता है, तो आप जब सुबह खेतों में जाते हैं तो कुछ प्लांट्स के अग्रभाग पर कुछ बूंद की तरह संरचना दिखाई देती है, या बूंद पानी की बूंद की तरह दिखाई देती है, जिसे हम गटेशन बोलते हैं। इस क्रिया को गटेशन बोलते हैं। ड्रॉप के नुमा होता है। और ये किसके द्वारा होते हैं? कहता है लेंटिकिल के द्वारा, या बुलीफॉर्म के द्वारा, या हाइड्रेंथ के द्वारा, या स्टोमेटा। तो ये हाइडेंथोड्स जो होते हैं उनसे गटेशंस होता है। ध्यान रखिएगा, रख के रखिएगा, टीजीटी पीजीटी में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हाइडेंथोड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वार्ट डी हैर्ले फिनोमिना इज एसोसिएटेड टू। ट्वार्ट डी हैर्ले फिनोमिना, जब आप बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज को ट्वार्ट और डी हैर्ले ने डिस्कवर किया था। वहां एक ट्वार्ट डी हैर्ले फिनोमिना दिया गया था ट्वार्ट और हैर्ले के द्वारा। तो ये किसके लिए दिया गया था? तो कहता है बैक्टीरिया के लिए, या बैक्टीरियोफेज के लिए, या प्रियॉन्स के लिए, या वायरॉइड्स। तो ये प्राय बैक्टीरियोफेज के लिए दिया गया था। प्रियॉन्स तो सब जानते हैं, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। वायरॉइड्स आप सब जानते हैं, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग। कहता है कि जो वायरॉइड्स होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग, किसके यूज के द्वारा हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वायरॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग। कौन सा इसमें संसाधन? होस्ट सेल डैमेज देखकर, मान लो कोई होस्ट सेल मरी हुई है, उसको देखकर तो नहीं पता लगा सकते। हो सकता है वो होस्ट सेल फिजिकली मर गई हो, या बैक्टीरिया के द्वारा किल की गई हो, या वायरस के द्वारा किल किया गया हो, या प्रोटोजोन्स के द्वारा किल किया गया हो, या फंगस के द्वारा किल किया गया हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो वेस्टर्न हम आपको बताए थे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से पता लगा सकते हैं? नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन को। किसको आइडेंटिफाई करता है? प्रोटीन को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हम अगर न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई कर लें कि ये डीएनए है या आरएनए है, अगर हमें पता चल जाए ये आरएनए है और ये पैथोजेनिक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यह कंडीशन क्या कहलाएगी? वायरॉइड्स। क्या कहलाएगी? वायरॉइड्स। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन प्राय किससे प्राप्त की जाती है जनरली प्लांट्स में? कहता है ब्रायोफाइट से, या बैक्टीरिया से, फंगस से, या सीवीड। एक्चुअली में सीवीड से प्राप्त करते हैं, जिसे हम कैल्प के नाम से जानते हैं। खासकर कौन सा है? लैमिनेरिया। इसको लैमिनेरिया से प्राप्त करते हैं। और ये है क्या?
ये एल्गी है। क्या है? एल्गी। किसका सदस्य है? तो फियोफाइसी का सदस्य है। किसका सदस्य? फियोफाइसी का। तो ऑप्शन डी सही करेंगे, सी वीड्स। क्या करेंगे? सी वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासाइटिक एल्गीज। जो पैरासाइटिक एल्गी है, पीजीटी टीजीटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि जो पैरासाइटिक एल्गी होते हैं या परजीवी शैवाल होते हैं, वो कौन सा है? कहता है यूलोथ्रिक्स है, ओडोगोनियम है, सारगासम है या सिफेल्यूरस। तो सिफेल्यूरस जो है ये पैरासाइटिक एल्गी है। और ये कौन सा एल्गी है? तो ये हम आपको बता दें, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है, अर्थात क्लोरोफाइसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस। कहता है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं या स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वह बैक्टीरिया प्राय कौन है? तो उसको आंसर हम क्या करेंगे? वो प्राय एजिटोबैक्टर है। कौन है? एजिटोबैक्टर। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? वो कैसा? एनारोबिक। ध्यान रखिएगा, एनारोबिक होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ऑप्शन यहां ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट्स। ध्यान रखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट्स, शॉर्ट यूनिक सीक्वेंस एंड लॉन्ग यूनिक सीक्वेंस इज की फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है जो रिपीट्स, इन्वर्टेड रिपीट्स या शॉर्ट यूनिक सीक्वेंस या लॉन्ग यूनिक सीक्वेंस, मतलब विशेष यूनिक सीक्वेंस फीचर्स देखने को मिलता है, वो प्राय हमें किस में देखने को मिलता है? तो वो प्राय हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ह्यूमन क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। जो ह्यूमन क्रोमोसोम, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये कहां से पूछा गया? जेनेटिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। किससे पूछा गया? जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स से पूछा गया। द ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर्स होता है। क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम इज रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम एब्रेशन। मतलब इस क्रोमोसोम में कौन सा परिवर्तन होता है? कहता है इन्वर्जन हो जाता है या डुप्लीकेशन या डिलेशन या ट्रांसलोकेशन। तो डिलेशन, एक छोटा सा हिस्सा लुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिससे क्राई-चैट डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। तो 82 का हम आंसर क्या करेंगे? 82 का करेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हिंदी में इसको आपने पढ़ा होगा जब आप इवैल्यूएशन पढ़ रहे होंगे, जैव विकास पढ़ रहे होंगे, तो वहां आपने पढ़ा होगा। दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो डार्विनवाद पढ़ते हैं, एक लैमार्कवाद पढ़ते हैं। तो लैमार्क ने कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, अर्थात जो लक्षण हमें मिल जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो किसने कहा था? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने ये कहा था। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था? चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो डी वीरेज ने क्या दिया था? म्यूटेशन। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आपको यही एवल्युएशन में ही एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, द रेपेलिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट टू द डिस्कवर द जेनेटिक बेसिस ऑफ एडॉप्टेशन वाज कंडक्टेड बाय। किसने यह सिद्ध किया था कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एडॉप्ट कर लेते हैं एनवायरमेंट को? वो पेंसिलिन का यूज किया था वैज्ञानिक ने। वो वैज्ञानिक कौन थे? जोशु एंड लीडरबर्ग ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यह बीएससी के थर्ड ईयर या फिर आपको सेकेंड ईयर, और जो अब नेप चल रहा है, नेप का तो मुझे मालूम नहीं, चूंकि हमने जो पढ़ाया था बीएससी और एमएससी में, वो नेप जब आया तब हमने डिग्री कॉलेज छोड़ दिया था। तो जो नेप के पहले या बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में चलता था जूलॉजी में एक पेपर, तो उसमें एवल्युएशन करके उसमें ये आपको मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट की जो पुरानी किताबें हैं उसमें भी मिलेगा। मुझे नई का तो नहीं मालूम एनसीईआरटी में है कि नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो 84 का हम क्या सही करेंगे? तो 84 का हम सही करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। जो हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन है, which is a mathematical relationship between frequencies of alleles and genotype in population is distributed by
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव, रैंडम मैटिंग और नो म्यूटेशन नो माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स, वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है, इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। कहता विच सेल ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। जो सिग्नल होता है ना एक कोशिका से दूसरी कोशिका, सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड एनर्जी ट्रांसडक्शन कौन करता है? सेल वॉल करता है, माइटोकाइंड्रिया करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है, गोल्गी ऑपरेटर्स। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तो 86 में करेंगे सी, सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मूवमेंट ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड चार्ज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो क्या कहेंगे? तो ये ऑप्शन होगा बी, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। 87 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो किसने प्रपोज किया था? वो किसने किया था? कहता है डेवसन एंड डेनियल ने, सिंगर निकोलसन ने कौन किया था? फ्लूइड मोजिक मॉडल किया था, मोजिक मॉडल किया था। रॉबर्टसन ने कौन किया था? रॉबर्टसन ने किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इन्होंने सैंडविच मॉडल शायद दिया था, एक बार देख लीजिएगा, सैंडविच मॉडल शायद दिया था। तो ये लिपिड बाइलेयर कौन सा दिया था? गोल्टर एंड ग्रैंडल ने दिया था। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय, बहुत उम्दा और अच्छा क्वेश्चन है। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस, जो केंद्रक की जो शक्ति है या मैकेनिकल ताकत है उसका, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होते हैं? जस्ट लाइक बोन, इस तरह काम करते हैं न्यूक्लियर लैमिना। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और इसको आप रट के रखिएगा, फ्यूचर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is false about chlorophyll pigment found in the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं उसके सापेक्ष क्या गलत है? इट इज द porphyrin ring the function in light absorption, it has the phytol chain that kept the chlorophyll embedded in photosynthetic membrane, the porphyrin ring contain the ions। तो ये गलत है, आयरन नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगर आयरन पाया जाएगा तो वो हीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हीम। तो मैग्नीशियम रहता है ना कि आयरन। इसको हमने शायद रखा था, देखता हूं, ये आप चित्र देख रहे होंगे कि जो हीम है उसमें मध्य में आयरन देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ये मध्य में आयरन है। डिजाइन इंसर्ट कहां से आएगा भाई? ड्रॉ। तो ये आप रेड कलर लेंगे, पीला। कितना मोटा हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये हीम का स्ट्रक्चर है। पोरफायरिन में यदि मध्य में आयरन पाया जाएगा तो ये हीम कहलाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन या इस तरह से देखेंगे, या इस तरह की संरचना। और क्लोरोफिल में मध्य में आयरन की जगह मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और तो ऑप्शन क्या सही है? सी, वही कह रहा है, द क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, फाल्स है, जो कि झूठ है। तो झूठ कौन सा है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 91 पे। हु डिस्कवर द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एलटी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया और पीजीटी में कई बार बना है कि डिस्कवर टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने दी थी? तो एलेक जेफरी ने दी थी। किसने दी थी? एलेक जेफरी ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन आरएनए प्रोब्स आर टू टू द सैंपल्स आरएनए। कहता है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन आरएनए प्रोब्स आर टू द सैंपल्स ऑफ आरएनए। कहता है कंप्लीमेंट्री या आइडेंटिकल या सप्लीमेंट्री या सिमिलर। तो 92 का हम सही क्या करेंगे? तो वो होगा कंप्लीमेंट्री टू द सैंपल ऑफ आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो आप सब जानते हैं कि जो बीटी कॉटन है रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट, और गोल्डन राइस इनहेंस द लेवल ऑफ विटामिन ए, और इसमें से कौन कौन सा सही है? तो वो हमारा कौन सा सही है? बी नंबर, ए और बी। यानी जो बीटी कॉटन है वो इंसेक्ट के रेजिस्टेंस होता है, गोल्डन राइस होता है एनहेंस लेवल ऑफ विटामिन ए, और फ्लेवर सेवर टोमेटो एक्सलेट रैपिंग जो कि गलत है, डीएमएस सेकेंड मस्टर्ड रेजिस्टेंट टू द एबनॉर्मल सैलिनिटी, ये सब गलत है। तो ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा सही है, इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट्स द केमिकल नेचर ऑफ द एंड स्पेक्ट्रल पोजीशन ऑफ। तो ENMR होता क्या है? ENMR का मतलब होता है, पहले तो इसका नाम जान ले, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। रिजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान रखिएगा, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इस स्पेक्ट्रोस्कोप को जी मैन ने इसको किया था। इसका जब ये मेथड्स यूज किया गया तो उसको हम जीमेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर मान लो कभी पूछ दे, और इसका हमने पिक्चर भी लेके रखा था। एक हम आपको बता दें कि इसका कार्य होता है न्यूक्लियर नेबरिंग न्यूक्लियाई, इसका कार्य ये होता है, और इसका पिक्चर हमने लगा के रखा था। ये होता है कंडीशंस, ये हमारा मटेरियल्स होता है, और ये डिटेक्टर्स है ये, और ये मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट कंट्रोलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये प्रिंटर्स होता है जो कि प्रिंट ग्राफ करता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट इस मेथड्स पर कार्य करता है। तो जो कि हमने बिल्कुल नए नए देख रहे हैं, डाटा आ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि नए नए क्वेश्चनों को आप जरूर पकड़ें, जिससे स्कोर अच्छा होगा। जब स्कोर अच्छा होगा तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। The select the wavelength range corresponding of UV visual region। कहता है जो विजुअल रीजन होता है यूवी रीजन का, वो वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? तो 95 का जो सही होगा बी, 200 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइटिक जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है ब्रायोफाइट्स की, वो कहां से स्टार्ट होती है? तो यहां हम मियोस्पोर लगाएंगे। एक्चुअली में स्पोर से स्टार्ट होती है, क्योंकि इनके स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, फिर वो बनाते हैं थैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंथोसिरोटोप्सिडा। एंथोसिरोटोप्सिडा तो आप सब जानते हैं, एंथोसिरोस आता है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड डार्सोवेंट्रिफ्लेटेड, सही है। सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द थैलस, सही है। स्यूडो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर, नहीं, राइजोइड्स इनके यूनिसेलुलर होते हैं। और ब्रांच्ड एंड ऑब्लिक सेप्टा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये फ्यूनेरिया का है। किसका है? फ्यूनेरिया का, ना कि एंथोसिरोस का। तो यही गलत है, नॉट ट्रू। जो सही नहीं है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मार्केंसिया, देखना पीट मॉस किसे कहते हैं? तो इस फैगनम को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। एंथोसिरोस को क्या बोलते हैं? तो हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। यानी सी में हमें पहले मिला 2, तो सी में 2, ये दोनों में से जाएगा, पकड़ो यहां से। और डी में एंथोसिरोस को क्या किया? फर्स्ट, एंथोसिरोस को फर्स्ट। अच्छा, अब अगर इनमें से 2 में एक से पता चल जाए तो काम हो जाए। तो ऑप्शन यहां क्या आएगा? मार्केंसिया पॉलीमार्फा एंटीबायोटिकली एक्टिविटीज। तो ए में 3,
ए में 3, तो आंसर क्या करेंगे इसका 98 का, 98 का नहीं, ये नहीं आएगा। इसका ए, ए में 4 आएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही होगा। कौन सा? डी। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइटिक डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट द inversion of sex organs or gametes is known as the development sporophyte directly from the gametophyte। स्पोरोफाइट डायरेक्टली गैमेटोफाइट से विकसित हो जाता है और विदाउट द इन्वरेंशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट इज नोन एज, तो 99 का क्या सही करेंगे, बी, जिसे हम एपोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपोगैमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, the type of protostele in which the central core of xylem is smooth and surrounded by the uniform layer of phloem is known as। इस प्रकार के स्टील को हम किसके नाम से जानते हैं? तो 100 में ऑप्शन करेंगे बी, हैप्लो स्टील के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज 63 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें लगता है 150 क्वेश्चन थे। तो अगला जो सेशन आएगा 5वें नंबर का, उसमें हम लोग सीधे सीधे 50 क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में सॉल्व करा लेंगे। बहुत सारे नए क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें विदा दीजिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पर जाएं, नए अकाउंट बनाएं और हमें ज्वाइन करें। इसी के साथ नमस्कार।